we need to discuss how to start answer writing from scratch. And second will be to address what are the 10 important parameters on which your questions in the UPSC examination are going to be evaluated. ठीक है, तो first things first, जनरल एटीट्यूड क्या रहता है लोगों का टुवर्ड्स आंसर राइटिंग? कब शुरू करना चाहिए? मेंस में आता है तो प्री के बाद शुरू कर देंगे, और भगवान का वरदान मिला हुआ है तो लिख करके पार हो जाएंगे, राइट? बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? You are actually missing the entire point of preparation, right? In which answer writing is actually not the final stage of preparation. It is a fundamental part of the process of preparation. और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन? ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाए. वंस यू डेवलप इंटरडायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल टॉपिक्स, ओनली देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. व्हाई शुड यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव थिंकिंग अबाउट द इशू अंडर कंसिडरेशन. जिस भी टॉपिक के ऊपर आप आंसर लिख रहे हैं, यू विल नीड टू फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू राइट एन आंसर, चाहे किसी भी क्वालिटी का हो. First of all, you need to have the basic content to address the demands of the question. You need to understand what the demands of the question are. You need to be able to interconnect the different aspects or different dimensions that you are required to illuminate upon. ठीक है? And इसके बारे में भी जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, that is going to require you to mull upon these interrelationships constantly. ठीक है? एंड आंसर राइटिंग से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक मिलता है. किस चीज का फीडबैक? कि व्हाट आर द वीक एरियाज ऑफ माय प्रिपरेशन. ठीक है, हाउ यू कैन होन पॉलिश योर कंटेंट बेटर. तो विदाउट राइटिंग आंसर्स अगर आप सोच रहे हैं कि केवल किताबें पढ़ लें या फिर टीचर जो क्लास में बक रहा है उसको सुन करके ज्ञान ले लो, तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा, बिकॉज आपने उसको प्रोसेस नहीं किया है. चबा तो लिया है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो पेट खराब हो जाने वाला है ऐसे. ठीक है, सो दैट इज वाई आंसर राइटिंग आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत के साथ साथ ही चलना चाहिए. सेकेंडली, आंसर राइटिंग is not something that you get in inheritance from your parents. तो ऐसा नहीं है कि विरासत में पैदा होते ही आपको ये स्किल मिल जाएगा. It is an acquired skill. Right? And अच्छा कारीगर अच्छा कैसे बनता है? Through practice, through honing upon that skill over and over again, repetition के through. So it is a skill that needs to be honed, right? Now, कभी एरोप्लेन को टेक ऑफ करते हुए देखा है? तो कैसे टेक ऑफ करता है? ग्राउंड से तो टेक ऑफ करता ही करता है, सबटेरेनियन थोड़ी ना होगा, राइट? बट इट टेक्स अ रन अप ना टेक ऑफ करने के लिए, तो एक लंबा रनवे चाहिए होता है उड़ान भरने के लिए. एंड अगर आप प्री के बाद ये चाहो कि हम 3 महीने के अंदर अंदर आंसर्स लिखने की भी प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन भी कर लें, टेस्ट सीरीज भी दे लें, जितने भी और एक्स्ट्रा क्लासेस लग रहे हैं वो भी कर लें, तो भैया
दैट इज नॉट अ सफिशिएंटली लॉन्ग रनवे, ठीक है। आप उसमें से एक या दो चीजें ही करते रह जाओगे, आपको आंसर राइटिंग को वहां पे लेसर प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू हैव अ लॉन्ग इनफ runway to take flight, right? मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो आप लोग? मे बी कुछ लोग करते हो, आई डोंट नो फॉर श्योर। बट एक बड़ा आजकल बज़वर्ड है SIP, म्यूचुअल फंड। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, राइट? तो उसमें SIP क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि मंथली और क्वार्टरली और 6 मंथली या फिर एनुअली आपको एक फिक्स अमाउंट अलग अलग इक्विटी में लगाना होता है, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाइए चाहे डायरेक्ट इक्विटी खरीदिए, राइट ना। उसमें क्या देखने के लिए मिलता है? आपका वेल्थ कब ग्रो होना शुरू होगा? डज इट स्टार्ट एक्चुअली ग्रोइंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, या फिर शुरुआत में जो गेन्स होंगे वो बहुत मार्जिनल होते हैं, वो बहुत मार्जिनल होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए की मंथली SIP कर रहे हो, यू मे टेक एज लॉन्ग एज 15 years टू रीच अ सम ऑफ 1 crore rupees। लेकिन अगर यही आप 10,000 रुपीज की SIP कंटिन्यू करते हो, you will find that the next crore you reach in a period of only 6 years। तो 21 years में 2 करोड़ पे पहुंच जाते हो। तीसरे साल तीसरा करोड़ बनता है आपका विद इन 4 years, तो 25th year में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? ये चमत्कार कैसे हो रहा है? देखते देखते आप 10,000 रुपए से शुरू करते हो, सीधे पहुंचते 7 करोड़ पे। बताइए। बिकॉज ये जो रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको, ये दिखते इंक्रीमेंटल हैं बट देर एक्चुअली कंपाउंडिंग इन नेचर, ठीक है। सो 2 करोड़ से 3 करोड़ और 3 करोड़ से 4 करोड़। आप ये देखो कि आपका जो, सॉरी, पहला करोड़ है उसमें 15 साल लगे हैं, दूसरे करोड़ में 4 साल, तीसरे सॉरी 6 साल, तीसरे करोड़ में 4 साल, 2 साल, एंड 1 year और इवन लेस देन 1 year। तो दैट इज बिकॉज कि आपका आप अपना इन्वेस्टमेंट तो करते जा रहे हो, साथ में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सपैंड होते जा रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट इज बीइंग अर्न्ड। सो आंसर राइटिंग में भी आपको सिमिलर रिटर्न्स मिलते हैं, incremental and compounding results, right? So in the beginning the returns may not be very apparent to you, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपके अंडरस्टैंडिंग का क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हो जाएगा, एंड देन द UPSC सिलेबस स्टार्ट्स रिवीलिंग ऑल इट्स सीक्रेट्स टू यू। So that is the utility of writing all these answers, right? Now अब लोगों को बड़ा कंसर्न होता है कि आंसर लिखने तो मैं शुरू कर दूं, लेकिन देर इज अ सर्टेन हेजिटेशन, एक इनिशियल हम्प है। आई एम नेवर एबल टू ओवरकम दैट, राइट? दैट आई सिट विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, आधे घंटे के लिए उसके बारे में सोचता भी हूं, लेकिन फिर उसके बाद भी आई फाइंड दैट आई एम स्टिल नॉट रेडी, ठीक है। तो अगर ये सोच रहेगी ना, the first time you actually attempt writing an answer is directly going to be in your mains examination। तो उस इनिशियल हम्प को ओवरकम करने के लिए एक मेथड है। व्हाट यू नीड टू डू इज पिक एनी 5 questions ऑफ योर चूजिंग। चाहे तो अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें से ही, GS में से, चारों पेपर में से कोई भी क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। दे मे बी बिलोंगिंग टू द सेम सब्जेक्ट या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी हो सकते हैं।
तो यू नीड टू पिक 5 क्वेश्चंस एंड आपको एक गोल सेट करना है दैट you will give your best attempt to make a perfect answer for each of these 5 questions in the next 10 days. 10 दिन दीजिए अपने आप को, उससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, राइट? सबसे पहला स्टेप, जो भी 5 क्वेश्चंस आपने उठाए हैं, एक अपना खुद का आंसर आप विद इन द करेक्ट टाइम लिमिट लिखने की कोशिश करिए। लिखना ही लिखना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है? सो राइट without any prior revision. आई एम श्योर बाय दिस स्टेज आप लोगों का फाउंडेशन बन चुका होगा, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यू आर एंटायरली अनफेमिलियर विद इट। तो पहला स्टेप आपको लिखना है विदाउट एनी प्रायर रिविजन। सेकंड, रीराइट आफ्टर 1 रिविजन। ठीक है? तो कितनी बार आप इसको लिख चुके हो? सेम क्वेश्चन को 2 बार लिख चुके हो। थर्ड स्टेप, sit and analyze whether any dimension is missing from your answer. Analyze whether your answer can do well by losing some weight. तो यानी कि आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने आंसर में लिया हुआ है, उसको आप निकाल भी दो तो भी आपका आंसर अच्छा रहेगा, राइट? वेदर योर आंसर needs a haircut. By this point of time, you have already done 1 revision, so the entire topic is still fresh in your memory. Now, try to think whether any other dimension of that particular topic वहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर वैदिक एज है, मान लीजिए पॉलिटी और इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आया, जैसे अब की बार आया हुआ है, तो सोसाइटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, रिलीजन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कंडीशन ऑफ वुमेन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एवोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और हैविंग दैट अवेयरनेस कि यहाँ से अलग अलग तरह के डायमेंशन से क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, can you make any other additions or modifications to this particular answer that you have written from this perspective? कि क्या उस नजरिए से भी कुछ relevant information मैं अपने आंसर में ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ठीक है? So whether it is possible to add a new perspective after a thorough analysis of the टॉपिक। ठीक है? ये कर लिया आपने। अब रीराइट। क्लियर? तीसरी बार रीराइट कर लिया। By this point of time, you have already written the answer 3 times. एक बार revision भी कर चुके हो, and now is the time that you require a fresh set of eyes to evaluate your answer, to critique your answer for you. और ये कौन प्रोवाइड करेगा? आपके peers प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? So it would be beneficial कि अगर आप लोग ये ग्रुप एक्सरसाइज की तरह कर रहे हो, if that is possible. नहीं पॉसिबल है तो फिर हम हैं। ठीक है? So चौथा, peer review
and critique. Clear? अब आपने अपना आंसर दिखा दिया है लोगों को, उनका फीडबैक मिल चुका है, अब क्या करना है? दोबारा से लिखना है। रीराइट किया, देन अब दोबारा अपने दोस्त को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके पहले एक और स्टेप करिए। गो बैक एंड रिवाइज द एंटायर टॉपिक फ्रॉम विच दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वंस अगेन। ठीक है, सो रिवाइज द टॉपिक वंस मोर एंड अब की बार ये देखो कि जो आपने अप्रोच लिया है अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इज दैट द करेक्ट अप्रोच, इज दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग द आंसर और नॉट। क्या आपको पूरे आंसर को शुरुआत से रीराइट करने की जरूरत है या फिर स्मॉल मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है? What are the ways in which you can improve the content of your answer, improve the structure of your answer? At this stage, give a lot of importance to the beginning and the ending of your answer. तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ठीक से फ्रेम करना आपको इस स्टेज में अब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द इटरेटिव प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड रीराइटिंग अगेन एंड अगेन, एंड प्रोबेबली आपका कंटेंट अच्छा हो गया है बट डायरेक्शन मे बी अ लिटिल बिट मिसिंग। ठीक है, so focus on approach, introduction and conclusion, and if it is required पूरा का पूरा रिवाइज करिए आंसर को, मतलब पूरा रीराइट करिए। नथिंग फ्रॉम द फोर्थ रीराइट एंड द फिफ्थ रीराइट शुड बी सिमिलर। तो रीराइट वंस अगेन, और ये वाला लेके आइए किसी एक्सपर्ट के पास, इधर फैकल्टी को अप्रोच करिए या फिर किसी मेंटर के पास जाइए एंड गेट इट इवैल्यूएटेड बाय एन एक्सपर्ट। और एक बार एक्सपर्ट फीडबैक मिल जाए तो रीराइट वंस अगेन। ठीक है, इफ यू आर हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस मूव अलोंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर अनहैप्पी तो उसमें और मॉडिफिकेशंस करिए। तो कितनी बार आप सेम आंसर को अटेम्प्ट कर चुके हो? 6 टाइम्स। कितनी बार रिवाइज कर चुके हो? 2 टाइम्स पूरे टॉपिक को आप रिवाइज कर चुके हो। यू हैव नॉट ओनली परफेक्टेड गॉटन द स्किल्स ऑफ आंसर राइटिंग बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, you have also become familiar with the entire ins and outs of the topic. पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो चुका है। You are also now familiar with the parameters of answer writing, कि आपको कहाँ पे मार्क्स रिवॉर्ड हो सकते हैं, कहाँ पे नहीं होने वाले हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं एंड वीकनेसेस हैं एज अ कैंडिडेट जो कि आंसर लिख रहा है, तो उसमें व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये क्लियर हो जाता है, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स जो उतने इंपॉर्टेंट पॉसिबली आपके लिए नहीं होंगे। ठीक है, then the feedback that is generated, that becomes extremely important both at the peer review stage and the expert review stage, कि वहां पे आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके एक्सप्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो दीज आर थिंग्स जो कि आप हो सकता है कि सेम आंसर में परफेक्टली एग्जीक्यूट ना कर पाओ, बट बार बार और आंसर्स अटेम्प्ट करोगे ना तो दे आर गोइंग टू बिकम इंटरनलाइज्ड विद यू। ठीक है, इफ यू आर हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस मूव अलोंग, नहीं तो इसको दोबारा रिविजिट करिए। ऐसे ही ये 5 क्वेश्चंस उठा करके 10 दिन में आपको करने चाहिए। सो दैट इज द बेस्ट वे टू ओवरकम द इनिशियल इनर्शिया that many students face while writing answers, and you simply need to get the ball rolling. एक बार वो थोड़ा सा नैक आ जाता है ना आंसर राइटिंग का, देन अपने आप ये मन करने लगता है कि चलो इसको
अटेम्प्ट करके देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बनता है उससे. सो दैट इज अ वेरी हेल्पफुल स्टेप इन योर प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन. क्लियर है इतना? अच्छा, ये तो हो गया हाउ टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर इवैल्यूएशन? बताइए क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर यूपीएससी इवैल्यूएट करता है आपके आंसर शीट्स को? केवल स्ट्रक्चर और डिमांड और कुछ नहीं? कंटेंट और क्वालिटी, हैंड राइटिंग, सभी कुछ होता है, राइट? इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू सेवरल क्वालिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्यूरेसी. फॉर एन आंसर टू बी एक्यूरेट, मतलब क्या हुआ इसका? क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर रहा है आंसर या फिर नहीं कर रहा है, या फिर लुकिंग लंडन शूटिंग टोक्यो वाला मामला हो रहा है कि पूछा कुछ गया है आप बता कुछ और रहे हो, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग and addressing the core demands of the question. ठीक है? नाउ यहां पे सबसे यूजफुल क्लू आपको क्या देता है? The question itself, the wording of the question and the command word at the end of the question. तो command word में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? Comment, discuss, evaluate, analyze, right? When you are asked to comment upon a particular statement, requirement क्या है? What is the basic requirement over here? कमेंट का मतलब होता है कि अपना ओपिनियन देना है, बट शुड दैट ओपिनियन बी ग्राउंडेड इन फैक्ट या फिर फीलिंग? फैक्ट. तो इट इज अ फैक्ट बेस्ड ओपिनियन. व्हेन आस्क्ड टू डिस्कस अ पर्टिकुलर इशू, यहां पे क्या करना होता है? That means several opinions already exist upon that issue and you need to resolve the debate once again with the use of evidence, fact. So fact based debate resolution is required. When asked to evaluate a particular statement, तब क्या करना होता है? For example, if I was to ask you to evaluate the performance of this particular camera, तो क्या करोगे आप उसमें? कि पिक्चर क्लियर है कि नहीं है, लेटेंसी है कि नहीं है, डेफिनेशन कैसा है, राइट? रिप्रेजेंटेशन, कलर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इन चीजों के बारे में बात करोगे, राइट? अच्छा, if I ask you the question, the popular opinion about this particular camera is that it is of very high quality but it is still quite affordable. Evaluate. अब यहां पे क्या करना होगा? अब आपको कैमरा को इवैल्यूएट नहीं करना है, उसके बारे में जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया है उसको इवैल्यूएट करना है. एंड उसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या आपको कैमरा के बारे में बात करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी जरूर पड़ेगी. एंड वंस अगेन कैसे बात करोगे?
ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है। सो एविडेंस बेस्ड वेरासिटी को, सॉरी, आपको किसी स्टेटमेंट को कि ट्रूथफुलनेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। सो द रिक्वायरमेंट इज टू असर्टेन द veracity of a statement or opinion. So there would be a statement of fact. आपको बताना है कितना सच है कितना नहीं है, ठीक है। एंड एनालाइज करने के लिए अगर पूछा जाता है, व्हाट देन? सपोज यू आर आस्क्ड टू एनालाइज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. For example, if I was to ask you, analyze the implications of the economic slowdown of China on the East Asian region. क्या करना है यहां पर? Yes. हाँ, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ चाइना की वजह से चाइना में और सराउंडिंग रीजन्स में जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से इम्प्लीकेशंस होंगे, उसका हमको एक ब्यौरा देना होगा यहाँ पर, ठीक है। सो इट इज टू आइडेंटिफाई द कोरिलेशंस which are prescient to the topic under discussion and उनको बताना है that how they are going to play out, ठीक है। तो focus is going to be on establishing correlations between the different dimensions of the issue, ठीक है। देन एक बहुत कॉमन टाइप का कमांड वर्ड होता है इन सबके सामने, क्रिटिकली लगा देना, ठीक है। तो क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज। अब यहां पे क्या करना होगा आपको? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ओवर हियर? बताइए। ओवर हियर आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मसाले से तड़का लगाना होगा। क्या? अपना ओपिनियन नहीं, लॉजिक, रीजन, ठीक है। तो साथ में यहां पर रीजनिंग behind every argument that is behind every argument that you make, that is going to become very important to secure good marks, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कमांड वर्ड्स होते हैं जैसे कि इलैबोरेट, एक्सपैंड, elucidate, illustrate, critique, critically comment, criticize, etc. ये वाले ज्यादातर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इलैबोरेट करने का मतलब टू expand upon the, yes, predicate और the statement। expand भी सेम होता है। elucidate का मतलब क्या होता है? to explain with examples। illustrate करने का मतलब once again the same thing। critique करना किसी स्टेटमेंट को, it means evaluate, ठीक है। तो evaluate करना है यहां पर। critically comment का मतलब
क्रिटिसाइज करना, यू हैव टू मेक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द बेसिक स्टेटमेंट। और क्रिटिसाइज का मतलब आर्ग्यू अगेंस्ट। जस्टिफाई का मतलब आर्ग्यू फॉर। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे हवा में नहीं करने हैं, विद एविडेंस करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हाउ टू बी मोर एक्यूरेट। इसके अलावा और क्या पैरामीटर्स हैं? प्रिसीजन, राइट। मतलब क्या हुआ प्रिसीजन का? प्रिसीजन एक्यूरेसी दोनों एक साथ मतलब एक बराबर लगता है, बट व्हेन वी आर सेइंग that you are expected to be precise while writing answers, what does it mean? Not necessarily writing concisely. Yes, it is not to deviate from the central demand of the question. जो central focus of the question है उससे भाग के दूसरी ओर नहीं जाना है। That can be quite attractive. It is going to require a lot of discipline, लेकिन वो नहीं होने देना है। तो stick closely to the central demand of the question. ठीक है, बोलना आसान होता है, प्रैक्टिकली करना कैसे चाहिए इसको? इट विल कम विद प्रैक्टिस ओनली। लेकिन शुरुआत कैसे करनी चाहिए? हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ टू बी प्रिसाइज? ठीक है, तो सबसे पहले तो डिमांड आपने अगर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लिया है, एंड इफ यू फील दैट यू आर डेविएटिंग फ्रॉम इट, स्टॉप योर सेल्फ राइट देयर, उसी समय रोक दो, मिड सेंटेंस ही रोक दो। Go back and read the question once again. Remind yourself of the demand that you need to fulfill. Come and see कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप डिविएट किया है आपने, is there an opportunity for you to pull the answer back without losing much time and space? अगर नहीं है, cut your losses and दोबारा जो एक्चुअल डिमांड है उस पे वापस आइए। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है, read the question again when in doubt. ठीक, next parameter is the exactness of expression. ये क्या बोला है? Exactness of expression. What does it mean? That whatever you are trying to relay to the examiner in your words, you must be able to convey it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और बोल रहे हैं। So once again, that is going to come with practice. So this means to relay to the examiner what you actually want to. Now यहाँ पे ना एक डिफरेंशिएशन आ जाता है इन द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ कैंडिडेट्स, राइट। सम हु आर वेल वर्स्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, उनके लिए थोड़ा आसान होता है, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है इसमें। ठीक है, फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू इजिली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनके लिए कुछ क्यूज यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग
short sentences and paragraphs. Further, it may also be useful for such candidates who have difficulty with expression to use points and subheadings instead of paragraphs. ठीक है? Further, if there is a very lengthy process that you want to explain to the examiner but you are not finding the right words for it, there is no shame in using a diagram or a flow chart for the same. ठीक है? तो use a diagram or flow chart for difficult to explain or extremely lengthy processes. ठीक है? एंड फाइनली देखो, ऐसा नहीं है कि जिस लेवल पे आप आज स्टार्ट कर रहे हो, 1 year later also you are going to find yourself on this at the same station. इंक्रीमेंटली आपको अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव भी करना होगा, और एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा रिमीडियल टूल होता है, दैट इंस्टेड ऑफ रीडिंग the class notes that you have prepared once again, instead of reading the study material given by the institute, जो मेन रिसोर्स है ना, जो किताब है, वो एक बार जाके पढ़िए. ठीक है? एंड कोशिश करिए कि कम से कम मेंस के पहले 2 या 3 बार वो किताब आप रिवाइज कर लो. मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट यू शुड डू इट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स एटलीस्ट. उससे होगा क्या ना, that many of these textbooks are extremely beautifully written in very very simple language, and वहां से आप कुछ चीजें पिक कर सकते हो. some forms of expression, some key phrases, some key words can enrich your answer and give you an extra edge over your competitors also. So that is also something you can keep in mind if you have a special problem with expression. ठीक है? So reading textbooks or other primary sources, so it may prove helpful for you. ठीक है? शिव, I'll come back to the previous slide. अभी फ्लो नहीं तोड़ते हैं. I'll get back to it. ठीक है? Now next skill or next parameter, that is your presentation. Right? अब presentation के भी अलग अलग components होते हैं. First of all, it is the legibility of your answers, कि आपकी हैंडराइटिंग क्या इतनी खराब तो नहीं है कि एग्जामिनर को एक से दूसरा लेटर डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत हो रही है. अगर है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम दिस डे, टुडे इटसेल्फ, सो दैट ये आप धीरे धीरे करके ओवरकम कर लो. ठीक है? सेकेंडली इज द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर आंसर्स. इसका मतलब कि आपके आंसर शीट में जितने भी सेंटेंसेस हैं, दे शुड बी इवनली स्पेस्ड. सीधे सीधे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए. ठीक है? थर्ड इज द अलाइनमेंट ऑफ योर आंसर. तो
एक पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ भी वहीं से शुरू होना चाहिए। क्लियर? देखो, आइडियली तो इट शुड बी अ लिटिल बिट ऑफसेट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, तो लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा ऑफसेट होना चाहिए। लेकिन इफ यू आर फाइंडिंग दैट डिफिकल्ट, कोई हर्जा नहीं है कि अगर आप एग्जैक्टली मिडल ऑफ द पेज से नया पैराग्राफ भी शुरू कर रहे हो। नेक्स्ट is the arrangement of your paragraphs. तो एक पैराग्राफ का टोटल लेंथ, हाउ मच स्पेस शुड इट कंज्यूम ऑन द पेज? आइडियली कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 4 to 6 लाइंस का होना चाहिए, 2 to 3 सेंटेंसेस। ठीक है, सो 4 to 6 लाइंस और 2 to 3 सेंटेंसेस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ यू फाइंड योर सेल्फ राइटिंग एक्सट्रीमली लॉन्ग सेंटेंसेस कि एक पूरे पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस आ रहा है, चेक योर सेल्फ। वो एक ही पॉइंट को, एक ही जो आर्ग्यूमेंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक, ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर शॉर्टर सेंटेंसेस। ठीक है, फर्दर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, they are going to play a very important role in enriching your answer, क्योंकि आपके आंसर को पंक्चुएट करते हैं, right? It gives a preface of the content that you have written in your answer to the examiner, and from a cursory look the examiner is going to be able to see whether you have actually addressed the important demand that you were required to or not, अगर आप अच्छे से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखते हो। कैसे डिफरेंशिएट करें अपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को कीवर्ड से या फिर अंडरलाइन पोर्शन से? तो उनको एक बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से बॉक्स में डाल दो हेडिंग सब हेडिंग को। देन सपोज यू आर मेकिंग अ डायग्राम और फ्लो चार्ट और मैप, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए आपको अपने बाकी आंसर से? उसको भी एक नीटली आउटलाइंड ब्लॉक में बनाना चाहिए, छोटा होना चाहिए, साइज में छोटा होना चाहिए, इवन इफ कंटेंट इज मोर, एंड wrap the text around it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज विद रिगार्ड्स टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन रीजन ड्यूरिंग द संगम पीरियड, तो यहाँ पे आपने साउथ इंडिया का मैप बनाया, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वगैरह दिखाए, इंडियन ओशन रीजन का मान लीजिए मैप दिखाया आपने, एंड इसके बगल में आप इसी चीज को एक्सप्लेन करोगे जो आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो इंश्योर कि आप उसको इस जगह पे प्लेस कर रहे हो जहां पे उसके बारे में बात करी जा रही है, उसके अलावा कहीं और नहीं ठीक होगा उसको प्लेस करना। अच्छा, देन one of the most overlooked but very important parts of presentation is minding the margins। ठीक है, तो उसको ब्रीच नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, वो आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। The UPSC has been very active in deducting marks from mains answer sheets for crossing the margins on many occasions। कुछ ऐसे लोगों की आंसर शीट देखी है मैंने, मार्कशीट देखी है, जिसमें 30 marks have been deducted from a single paper। ठीक है, तो उसका तो पूरा सिलेक्शन उस एक मिस्टेक की वजह से चला गया। रूटीनली 5 मार्क्स डिडक्ट कर लेता है यूपीएससी, राइट? वो एक्सप्लेन तो नहीं करते हैं कि क्यों डिडक्ट किया है, व्हाट इज द कार्डिनल एरर दैट हैज बीन मेड, बट क्योंकि आप टेस्ट सीरीज भी लिखते हो, बहुत सारे मॉडल आंसर्स भी लिखते हो, तो उन लोगों के ज्यादातर होते हैं हु वेरी रूटीनली क्रॉस द मार्जिन्स, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन का आंसर शीट तो पता होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट? तो 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका वर्ड लिमिट कितना होता है? 250 वर्ड्स। कितने पेजेस मिलते हैं? 4 पेजेस मिलते हैं। 15 मार्क्स के लिए 3 पेजेस,
200 वर्ड्स और 150 वर्ड्स इन 2 पेजेस 10 मार्क का क्वेश्चन होता है जनरली। ठीक है, तो जीएस में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, 20 मार्कर्स 3 पेजेस में होता है, 10 मार्कर्स आपका 2 पेजेस में मिलता है आपको। आपको क्या अप्रोच रहना चाहिए? Should you go for filling the entire space that has been assigned to you? नहीं, एंटायर स्पेस फिल करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हाँ, बट यू शुड इंश्योर दैट यू आर एटलीस्ट रीचिंग द लास्ट पेज फॉर एवरी क्वेश्चन। लास्ट पेज तक पहुंचा दीजिए, पूरा भरने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड डिपेंड करेगा कि भाई आप कितने वर्ड्स कंज्यूम कर रहे हो 1 पेज या 2 पेज भरने के लिए, ऑन योर हैंड राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए आइडियली 100 वर्ड्स पर पेज और 90 वर्ड्स पर पेज, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ योर हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आपको ज्यादा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे सेम स्पेस को फिल करने के लिए। दैट कैन बी बोथ एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस। बाकी लोगों को हो सकता है कि उतने वर्ड्स की फ्रीडम ना मिले, उतने वर्ड्स ना मिले अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन यू विल बी लूजिंग ऑन टाइम ऑल्सो। तो ऑफसेट्स होते हैं दोनों चीज में, तो यू नीड टू ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ योर हैंड राइटिंग ऑल्सो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग योर ओवरऑल अटेम्प्ट। ठीक है, देन अनदर पैरामीटर, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन। अनदर पैरामीटर इज एनालिसिस। Now, recently some student approached me. He wanted to ask me कि ऑप्शनल के लिए, मेरा मैं जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, ऑप्शनल के लिए आई वांट टू कवर ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो एक वेबसाइट है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके। उन्होंने पूछा कि क्या मैं उसके सारे के सारे वो डाउनलोड कर लूँ मॉडल आंसर्स, एंड वुड दैट बी सफिशिएंट और नॉट? तो बताइए मेरा क्या जवाब रहा होगा? कि डाउनलोड करके रट लेना क्या इससे काम बनेगा? नहीं बनने वाला है। क्यों? बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन बोरोड जीनियस। आपका अपना जीनियस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, योर आंसर्स आर गोइंग टू लैक ओरिजिनलिटी। एंड वो जो एग्जामिनर बैठा हुआ है ना वहां पे इवेलुएट करने के लिए कॉपीज को, ही हैज मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटीज में। कई सारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को उसने खुद पढ़ाया हुआ है। ही नोज कि अच्छे से रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्विस क्या हैं। एंड डू यू थिंक ही इज गोइंग टू रिवॉर्ड दिस काइंड ऑफ अनओरिजिनल राइटिंग? नहीं। सेकेंडली, आपके आंसर्स अब इस तरह के हो रहे हैं दैट यू मे हैव रेड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन which resonates with the question asked in the exam but is not exactly the same। तो डिमांड थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन डिमांड जब थोड़ी बहुत चेंज होती है ना, तो आपका रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत चेंज होना जरूरी नहीं होता है, योर एंटायर अप्रोच इटसेल्फ चेंजेस। ठीक है, तो दैट इज व्हाई एनालिसिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनालिसिस के कुछ खुद के पैरामीटर्स हैं। फॉर एन आंसर टू बी एनालिटिकल, क्या क्वालिटीज पोजेस करनी चाहिए उसे? व्हाट आर द क्वालिटीज इट शुड पोजेस? Should it rely upon statements of fact or should it rely upon arguments? Arguments. So it should be argumentative. But in arguments का भी grounding होना चाहिए। It should be argumentative but grounded in fact, grounded in evidence. In most cases, you will be expected to identify the different dimensions that are associated with the topic under discussion. ठीक है, so it has to be interdimensional, and
आपका काम केवल अलग अलग डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करके पूरा नहीं होने वाला है. यू विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड to expand upon the intersection of these dimensions and how they have forward linkages. तो future implications क्या होते हैं, downstream implications. ठीक है. Intersectionality of dimensions and downstream implications that you'll be needing to focus upon. Once again, यहाँ पे correlations, cause effect relationship, that is going to be an important facet of your answers. ठीक है. अब ये ऐसा चीज है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विदाउट एग्जाम्पल समझाना थोड़ा मुश्किल है. केस बाय केस थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग एग्जाम्पल्स इन दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप. वो हम जैसे जैसे नए नए अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन आवर एमएमपी, वो हम डिस्कस करते जाएंगे. राइट. नेक्स्ट is going to be the logical arrangement of the different arguments, different dimensions और different sections of your answer. तो structuring जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर मैटर करेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक दिया गया है क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, एंड इन द एंड यू नो दैट यू वांट टू एंड ऑन अ नोट दैट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रेडिकेट. तो आपको एक फेवरेबल नोट पे एंड करना होगा. तो पहले क्या करना चाहिए? शुड यू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्रेडिकेट और शुड यू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रेडिकेट? देखो, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद अगर फॉर लिखते हो, फिर उसके बाद अगेंस्ट लिखते हो, तो अब वापस फॉर के लिए आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. राइट. तो बेहतर क्या होगा कि पहले यू आर्ग्यू अगेंस्ट, देन फॉर, एंड देन यू कंक्लूड बाय रीइंफोर्सिंग दिस पोजीशन. ठीक है. तो इस तरह से लॉजिकल अरेंजमेंट वंस अगेन थ्रू प्रैक्टिस प्रोबेबली बेहतर समझ में आना चाहिए ये. देन अनदर पैरामीटर is the breadth of your answer. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इस साल का जीएस पेपर 1 उठा करके आप अगर देखें, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पल्लवा कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर. राइट. तो पल्लवा कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर में हाउ टू enhance the breadth of your answer, कैसे करेंगे? क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ले सकते हैं, एंड साथ में डायमेंशनल अप्रोच ले सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अलग अलग डायमेंशन हमको कंसिडर करने हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट पल्लवा कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर, we'll be talking about Pallava contribution to music, sculpture, literature, and mythology. ठीक है. ये अलग अलग डायमेंशन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हाउ टू अरेंज देम लॉजिकली, तो उसका एक क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
the Narasimhavarman group of monuments, the Rajsimha group of monuments, the Mamalla group of monuments, the Nandivarman group of monuments. 4 stages में आपने टेम्पल आर्किटेक्चर को कवर कर लिया, राइट? बट हाउ डू यू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर? अलग अलग डायमेंशन जो हैं, हाउ टू ब्रिंग देम टुगेदर? किसके बारे में फोकस करना पड़ेगा, किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? दैट ऑल दीज कल्चरल एक्टिविटीज वर टेकिंग अंडर द पल्लवास, उसके पीछे कोई फैक्टर्स होने चाहिए ना? क्या फैक्टर्स? तो उसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड economic factors along with social factors. So politically, this was a period of empire building in the deep south after a very long time. Religiously, this period represented the advent of Aryan culture and its intermingling and cultural diffusion into the native Tamilian culture. Economically, it represented the second urbanization of the deep south, and socially, it represented the growing inequality of Tamil society. और उसके implications हमको इन चीजों में देखने के लिए मिलेंगे. So, आपने क्या किया है? वही डायमेंशंस के बारे में बात करी है जो कि बाकी रेगुलर कैंडिडेट्स भी बात कर रहे होंगे, बट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड एंटायरली न्यू डायमेंशंस. यू हैव broadened the scope of your answer and you have exhibited one greater degree of knowledge to the examiner. ठीक है, तो इस तरह से आप breadth को enhance कर सकते हो. Then next is going to be the effectiveness of your answers. इसका मतलब क्या हुआ कि the task that was set before you, आप उसको कितने डिग्री तक फुलफिल कर पाए हो. The demands that were posed in front of you, to what extent you have been able to fulfill those demands और किस लेवल तक रह गए हो. ठीक है, how to ensure that the effectiveness of your answer is high? कैसे इंश्योर कर सकते हैं इसे? की डिमांड्स तो आइडेंटिफाई कर लोगे, एग्जैक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, प्रिसीजन ऑफ राइटिंग, वो सब तो ठीक है, बट जो आपका आंसर है, it should not look or it should not feel as if it has been created through a patchwork of different arguments which are not interlinked with each other. ठीक है, your answer necessarily needs to have a particular लो, और उस लो को इंश्योर करने के लिए क्या जरूरी होता है? दैट जो डिफरेंशिएटर्स हैं आपके आंसर के बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द आंसर, दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आंसर्स सीमलेसली. ठीक है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अचानक से अब्रप्ट चेंज हो रहा है. देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन पोर्शन टू द अदर. और इसलिए ये जो डिफरेंशिएटर हैं, दे नीड टू हैव अ रैशनल पुश. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है, यू हैव मेड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेडिकेट. अब आपको अगेंस्ट आर्ग्यू करना शुरू करना है, तो डिफरेंशिएटर जो सेपरेटर है उसको आप कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं? that this established point of view has been challenged on the following grounds, and then simply आप heading लिखोगे critical evaluation या फिर arguments against.
ठीक है। सो एक रैशनल पुश कि हम अब ये करने जा रहे हैं, क्लियर स्टेटमेंट भी होना चाहिए एंड साथ में इट शुड बी ऑर्गेनिकली वोवन इनटू द आंसर एज वेल. Next is going to be the originality of your answers, right? Originality का मतलब क्या हो गया कि आपके आंसर्स कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है. डू दे आर दे ओरिजिनल और आर दे जेनेरिक? हैव यू अप्लाइड योर ओन माइंड वाइल क्राफ्टिंग दीज आंसर्स, या फिर आपने मैकेनिकली कुछ चीजों को रट के याद कर लिया है एंड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड केवल आपने यहां पर उसको छाप दिया है, राइट? सो टू इंश्योर ओरिजिनलिटी हमारे पास केवल एक ही टूल है, दैट इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, राइट? एंड फाइनली द लास्ट डिटर्मिनेंट फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स क्या होगा बताओ? बताइए. दैट इज creativity. Now, whether you have developed some specialized tools to resolve problems that others do not possess. ठीक है. So once again जो आंसर राइटिंग है ना, that is the only thing that can make the process of preparation personal for you. Otherwise आप वही चीज कर रहे हो जो कि बाकी सब लोग भी कर रहे हैं. ठीक. एंड ये हो गए अपने पैरामीटर्स फॉर राइटिंग गुड आंसर्स. एक क्वेरी रहता है लोगों का कि हाउ टू बिगिन राइटिंग आंसर्स, हाउ टू एंड आंसर्स. तो अभी ये डिस्कस करना विदाउट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स कि कैसे आंसर्स को शुरू करें कैसे खत्म करें वो तो पॉसिबल नहीं है. बट आई कैन टेल यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस जो कि आप लिख सकते हो. One type of introduction is known as the assertive introduction, where you are making a statement of fact. ठीक है. आप कुछ किसी चीज को emphatically state कर रहे हो and that is your starting point for the rest of the discussion. ठीक है. Second type of introduction can be argumentative in nature, right? Argumentative introduction का मतलब क्या हुआ? You are sowing the seed of doubt. ठीक है. दैट देर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज, हमको आगे और इन्वेस्टिगेट करना होगा. थर्ड इज द फाउंडेशनल टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन. अब ये फाउंडेशनल इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि जो भी रेलेवेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आया हुआ है और द प्रोसेस दैट यू आर बीइंग आस्क्ड टू शेड लाइट अपॉन, उसका कुछ बैकग्राउंड देना होगा यहां पर. ठीक है. सो फोरग्राउंडिंग ऑफ द टॉपिक अंडर रिव्यू वो बोलते हैं फाउंडेशनल इंट्रोडक्शन. देन फोर्थ a prophetic type of introduction. प्रॉफिट क्या करते हैं? प्रोफेसी देते हैं, राइट? सो यू हैव टू मेक अ प्रिडिक्शन of the future. So it is going to be an assertive type of introduction, लेकिन you are going to have a bolder approach. You are going to try and peer into the future so as to underline the importance or the significance of the topic under review.
right? And finally, an inquisitive type of introduction, जहां पे आप शुरुआत ही कर रहे हो एक क्वेश्चन पोज करके, ठीक है, एंड इन दी लेटर पोर्शन ऑफ योर आंसर, जो सब्सिक्वेंट बॉडी है, आप वहां पर यही वाला जो यहां पे क्वेश्चन पोज किया है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक? सिमिलरली there are different types of conclusions also. First of all, there can be a consolidation through conclusion, ठीक है? तो यहां पे क्या करते हैं हम, we underscore that thing or the significance of that thing जिसके बारे में हम तुरंत पहले बात कर रहे थे। तो लास्ट पोर्शन ऑफ योर बॉडी जो भी आपने पॉइंट दिया है उसको आप अंडरस्कोर करोगे बाय टेकिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल, और अगर मान लीजिए पास्ट में सिमिलर डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनके सिमिलर एग्जांपल्स हैं, आप उनको यूज करके इसको अंडरस्कोर करोगे। Then there can be open-ended conclusions also. अब open-ended conclusions में क्या करना होगा? Can we end on an assertive note, या फिर once again we end with a query and a call to action? A query and a call to action क्या कि भाई ग्रेटर क्लैरिटी के लिए और डिबेट, डिस्कशन, स्कॉलरली एफर्ट जरूरी है इसमें, ठीक है? तीसरा, समेटिव टाइप ऑफ कंक्लूजन। समेटिव टाइप कंक्लूजन क्या होगा कि आपने जो जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं उसका एक छोटा सा समरी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है? वंस अगेन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्कोरिंग अ पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक। फोर्थली, we can have a prescriptive conclusion. यहां पे क्या बताओगे आप? The question has dealt with a particular problem which is a big issue, and you are now going to make prescriptions on how to resolve those problems. तो यहाँ पे आप specific solutions नहीं offer करोगे, but you will focus upon those solutions that you have already talked about in the answer, ठीक है? And finally, emotive conclusions. तो यहां पे मेन कंपोनेंट क्या होगा? इमोशन। तो ह्यूमैनिटीज वाले क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये जो इमोटिव कंक्लूजन्स हैं दे कैन बी क्वाइट यूजफुल। फॉर एग्जांपल्स, क्वेश्चन आता है अगर एनालाइज द implications of climate change on the urban landscape of India, ठीक है? तो आप उसको बहुत इजीली ह्यूमन इमोशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर कि अगर कोई मैन मेड डिजास्टर्स हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर कोई इकोनॉमिक चेंजेस इंड्यूस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफ देयर इज एनी मास माइग्रेशन फ्रॉम द कोस्टल एरियाज टू द इनलैंड एरियाज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, तो उसके सोशल, रिलीजियस, कल्चरल इम्प्लीकेशंस क्या पड़ रहे हैं, राइट? सो लाइक दैट, उस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया our discussion on the basics of answer writing. Now, if there are any doubts that you guys have, you can ask me. Online students, हाँ जी, yeah, नहीं, it will not lead to repetition. आपको समेशन भी अलग तरह से करना होगा।
ठीक है, तो वहां पे आप ये बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज विद रिगार्ड्स टू द प्रोसेस ऑफ मुगल डिक्लाइन, तो आप सिंपली ये बोलोगे, from the above analysis it becomes clear that the decline of the Mughal empire was a complex and lengthy one and no single factor was responsible for it. Rather it was a combination of multiple factors acting in tandem that caused its decline. तो आपने कोई स्पेसिफिक फैक्टर वहां पे मेंशन नहीं किया है, बट एक समरी जरूर पहुंचाया है. They have used a tongue-in-cheek approach to summate to provide a summary over there. ठीक है, तो इस तरह से करना है. My question is that can we write answer in point-based format in history optional as well as we do in mains, just with more elaboration? Yeah, it is possible, but once again, आपका आंसर ना, it should be optimum. आपका purpose of writing answers either for pre as well as for GS as well as mains is to secure the highest marks. So try to find a right balance between paragraphs and points. कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना आंसर प्योरली पॉइंट फॉर्म में लिखो, प्योरली पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, आप उसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो. एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर के थ्रू ट्राई टू सी कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपका स्कोर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है. तो अभी शुरुआती स्टेजेस में डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट की नहीं मैं तो केवल यही करने वाला हूँ या यही करने वाली हूँ. कीप एन ओपन माइंड, लेट अस एक्सपेरिमेंट एंड सी कि आपके लिए बेस्ट क्या है. फॉर न्यूमेरिक पॉइंटर कैन वी यूज लेफ्ट साइड मार्जिन. क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए आप नेक्स्ट साइड मार्जिन यूज कर सकते हो, बट नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, पॉइंटर्स वगैरह भी आपके इसके अंदर ही आने चाहिए. एक्सपैंड और इलैबोरेट वाली स्लाइड. राइट. How to prioritize points? It is very issue due to time constraint. तो for prioritization, once again, that is a skill जो कि धीरे धीरे आता है और naturally नहीं आता है. ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. यू विल हैव टू गेट फीडबैक ऑल्सो. एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही परफेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा. इन अकॉर्डेंस विद इम्पोर्टेंस आपका आ जाएगा. धीरे धीरे करके होगा. हाँ. How to attempt test without half knowledge? How to attempt a question? See, there are several tools that you can use to overcome lack of knowledge. For example, let us take the example of the same question, right? Pallava architecture. Suppose you know only about Pallava architecture, you don't know about anything else. You have no idea about the changes that induce this cultural efflorescence during the Pallava age. But you are well versed with the architectural developments that took place, right? तो शुरुआत कहाँ पे करोगे आप? How are you going to begin your answer? That cultural efflorescence during the Pallava age was synonymous with the developments in the field of architecture. ठीक है? In the beginning itself, you are going to indicate to the examiner कि भाई मुझे architecture के बारे में पता है, I don't know about anything else, so please judge me with regards to that. But you need to be a little bit more creative. ठीक है? Then you will say that Pallava age marked the beginning of Dravidian architecture, and therefore it represents the experimental phase of Dravidian art, right? Along with Dravidian temple architecture, other forms of art also developed. I mean, temples cannot develop in an art form alone ना, साथ में sculpture भी develop होगा, साथ में mythology का भी development होगा, साथ में literature का भी development होगा. So वही है जो when you start developing this kind of dimensional awareness ना, many of these dimensions are going to show themselves to you without you having exact knowledge about them. So simply by mentioning that this was a period of for not only the growth of architecture but for several other forms of art, you will be securing at least half an extra mark for yourself, right? And then you conduct the chronological analysis.
there's a 10 marker question, 150 words is the word limit. You have more than sufficient material to address this particular answer. Yeah, I can show each slide for 5 seconds. Facing problem with writing body part of answer. तो body part of answer लिखने में problem तब आती है जब content थोड़ा weak होता है. तो you need to work upon improving the content. Checkers from biasness for the point base or nahi, there is no bias. It is just that your answer should be effective. ठीक है? What should be difference in approach while writing GS or optional? See, answer writing is answer writing. It is going to remain answer writing whether it is in the optional or the prelim. The parameters on which you are going to be judged, they are all going to remain the same. Modifications, if any required, are going to be marginal. ऑप्शनल में आपको थोड़ा ज्यादा स्कोलास्टिक अप्रोच लेना होता है. यूल हैव टू प्रोवाइड रेफरेंसेस टू बिब्लियोग्राफी, ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स देने पड़ेंगे. जीएस में आपको उतने ही कोरिलेशंस एस्टैब्लिश करने होंगे, उतने ही डायमेंशंस के बारे में बात करनी होगी, लेकिन प्रॉब्ली स्कॉलर्स के उतने नाम लेने ना पड़े. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो वो बहुत सुपरफिशियल सा डिफरेंस है, कोई बहुत सब्सटैंटिव डिफरेंस नहीं है. Answer writing is very poor. How much legibility matters? If your answer is not readable, you won't be awarded any marks. Simple, straightforward. The examiner is going to be a very senior retired professor. 16 नंबर का चश्मा लगा होगा उसकी आंखों पर. ही इज ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ इनटेक ऑफ यंग ऑफिसर्स. एंड वो वहां पे आपको मार्क्स रिवॉर्ड करने के लिए नहीं, आपके मार्क्स काटने के लिए बैठा होगा, राइट? सो यू विल नीड टू इम्प्रूव द handwriting. What is right time to write full length test and how many before prelims? तो प्रीलिम्स के पहले फुल लेंथ टेस्ट का उतना कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा. फुल लेंथ टेस्ट यूजुअली आर फॉर टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, आपके रिवीजन के लिए इट इज बेटर दैट यू हैव सेक्शनल टेस्ट. मेंस के पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिखने चाहिए, एज मेनी एज पॉसिबल. तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, उसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे. आप एक जहां पे ज्वाइन कर लीजिए, बाकी जगहों के अपने दोस्तों से ले लीजिए, राइट? सो दैट वुड बी दी सोल्यूशन. मिनिमम टेस्ट कितना देना पड़ेगा डिपेंड्स ऑन योर स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? कि अभी कितना है. बट आइडियली प्री और मेंस के बीच में आपको हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 4 टेस्ट लिखने चाहिए, आइडियली 4 टेस्ट. ठीक है, देयर कुड बी सेवरल रीजंस. फॉर एग्जांपल problems with presentation. I mean, the issue is that you are going to be judged on a scale, right? You are going to be judged in comparison to your peers. So it negative marks, UPSC has not told us anything on the basis on which it deducts marks. So it can be some procedural errors, for example, mistakes with writing the roll number or attendance for that. Or maybe there is a remark from the invigilator that the candidate was seen whispering inside the examination hall, or that he took extra time, he delayed the process of submission. So we are not entirely certain what is the actual basis for deducting marks, because UPSC has not clarified it for us. And therefore, I cannot say for sure. But yes, violating the margins, that is definitely one of the causes. Okay? Now, all the slides from the beginning to the end, one by one. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and the last one. ठीक है? So from
like the north of the Indian subcontinent. Some other developments were going on. Should you write about them or not? That is your question. What was happening in the Gupta Empire? Should that be under review or not? ये question है. हाँ. हाँ. Aryan concept of teaching social economic culture now. Oh, when it was like moving down towards south, so it brought like religious inclusivity, social inclusivity. नहीं. In fact, it resulted in greater social differentiation. It caused greater internal conflict within the Tamilian society. It caused the Tamil society to absorb the worst aspects of Brahmanical culture. ठीक है. तो Tamil culture initially it was a tribal and egalitarian culture. Gradually with the advent of Aryanization, वो जो ऊंच नीच का पापड़ा ब्राह्मणिज्म में देखने के लिए मिलता है वो वहां पे भी इंट्रोड्यूस हो जाता है. So Tamil society initially gets divided into two groups, Brahmins and non-Brahmins. Brahmins emerge as the superiors and the non-Brahmins as the commoners. Then Pallava period mein there was expansion of agriculture through land grants and through a number of other devices, as a result of which many tribals are being integrated into mainstream society. And what status do you think the royal authorities and the priestly class is going to assign to the tribals? That of Brahmins or non-Brahmins? नॉन ब्राह्मिन्स. क्यों? क्योंकि उनसे खेती करवानी है, रेवेन्यू लेना है, यू नीड टू कीप देम ओबीडियंट, राइट? सो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है पल्लवा सोसाइटी में. बट एट द सेम टाइम यू गेट ऑल दीज cultural outputs because of the Aryanization of Tamil culture also. ठीक है. एक सेकेंड. I have not enrolled in any of your course. How can I seek expert opinion from you after attempting first 5 questions? Let us see if we can find some time, right? Can you please mention an example for assertive kind of introduction? So assertive kind of introduction, for example, question hai that discuss the implications of the ongoing war between between Ukraine and Russia on global commerce. So what can be a statement of fact about the about the economic implications of this war? क्या minor impact पड़ा है या major impact पड़ा है? Major impact. So you can make this statement of fact that it has had a profound impact over the past 2 years and is bound to have a major impact not only on the European but world economy. Let us investigate what kind of implications are possible. ठीक है. सेक्शनल टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज अभी से ले लें. दैट इज एंटायरली अप टू यू कि कब से करना है. दैट वुड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन. बट पहले मेरा ये आपसे एडवाइस होगा कि इंश्योर की फाउंडेशन बन गया है एंड यू हैव फैमिलियराइज्ड योरसेल्फ विद द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग. आपने खुद से कम 200-300 आंसर्स लिख लिए हैं. उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं तो प्रॉब्ली फायदा होगा. Brahmadeva started to be given that led to economic circulation and later trade. That is true, but once again it is debatable. ठीक है. Where to check PYQ's answer writing to check whether I'm in right tag or not. So you can contact the institute and we can arrange a sit down or a Zoom call. देखते हैं if it is in the stars तो possible होगा फिर. वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन दोनों लिखना चाहिए. वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन दोनों लिखना चाहिए. अब वे फॉरवर्ड इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स. इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट वे फॉरवर्ड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट डिमांड, राइट? तो जहां पे रेलेवेंट होगा वहां पे वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए. जहां पे नहीं जरूरत है वहां पे नहीं लिखना चाहिए. एक मिसकंसेप्शन है कि कंक्लूजन का मतलब होता है वे फॉरवर्ड. पता नहीं किसी ने बता दिया होगा किसी जमाने में कि कंक्लूड करते हुए हमेशा वे फॉरवर्ड लिखना होता है. तो प्रॉब्ली वहां से आ रहा है. इन दी अपकमिंग एमएमपी कोर्स विल आवर आंसर्स बी चेक्ड. हाँ, आप अगर चेक करवाना चाहते हैं तो करवा लेते हैं, बट ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है आंसर्स को एवेलुएट करने का. आंसर्स क्योंकि सारे के सारे क्लास में ही डिस्कस होंगे तो दैट लीव्स वेरी लिटिल यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर्स. ऑल्दो मतलब फैकल्टीज खुद भी अवेलेबल होते हैं. वी हैव अ गुड टीम ऑफ मेंटर्स ऑल्सो. तो आप पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस. लेकिन ये गारंटी नहीं हम दे सकते हैं कि सारे आपके आंसर्स इवैल्यूएट होंगे.
ठीक है, all right then. I'm going to end this session now. I hope you found it useful. Once again, MMP is starting on the 30th. 4 महीने का प्रोग्राम होगा. All the GS topics are going to be covered, all of them in answer, question and answer format. जी. हाँ. कर तो सकते हो, बट ट्राई टू कीप इट सिंपल शुरुआत में एटलीस्ट, राइट? बिकॉज अगर हम कोशिश करते हैं ना कि बहुत क्रिएटिविटी शुरू से ही इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें, स्पेसिफिकली अगर हम किसी एक लिटरेरी फ्रैगमेंट को उठा करके इंट्रोड्यूस करें, तो व्हाट दैट डज इज कि हमको एक ट्रैप में फंसा देता है कि वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सपैंड ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट. ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस को लिमिट कर दे रहे हैं. अगर वो परफेक्टली जो आपने डायरेक्शन चूज किया है उसके साथ फिट हो रहा है, तो आप उसको क्रिएटिवली इंसर्ट कर सकते हो. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने क्वेश्चन को आंसर करने का आधार, फाउंडेशन ही वो बना दिया है. ठीक है, एंड ग्रेजुअली करोगे तो प्रॉब्ली ज्यादा यूजफुल होगा, एक बेटर अवेयरनेस डेवलप हो जाए. हाँ, या तो वो भी इंग्लिश में ही रहना चाहिए. ये तो देयर इज नो डाउट विद रिगार्ड्स टू दैट. यूपीएससी इज एक्सट्रीमली क्लियर. If you are writing in Sanskrit language, at least use Roman script. ठीक है, तो रोमन स्क्रिप्ट में यूज करके लिखिए, क्योंकि यूपीएससी अब क्लियरली इंस्ट्रक्शन लिखने लग गया है कि भाई इफ यू राइट इन अ मीडियम दैट इज नॉट इंडिकेटेड इन योर एडमिटेंस कार्ड, तो आपको मार्क्स नहीं अवार्ड किए जाएंगे. मतलब वो पूरा क्वेश्चन ही आपका छोड़ दिया जाएगा, राइट? तो वाई टू टेक चांसेस, बी ऑन द सेफर साइड. पता नहीं यूपीएससी किस वजह से नंबर काट रहा है. ठीक है, practice, practice. No, it is not. It is never going to be the same answer. Problem is that we have fallen into the bad habit of relying upon model answers, right? So what happens is that everybody reads the same model answer. Everybody develops the tracks to think along the same lines. So they lose their creativity in that entire process. So, for example, you asked me a query about that Pallava type of architecture, right? Pallava art and culture. That if you have limited knowledge, how to address it. I was on the spot able to come up with an answer or not, right? I had not anticipated this question from the beginning, but that I was able to do it means that I have developed that extra muscle in my mind, which allows me to do this. This is a kind of extempore kind of thinking that you will also have to develop, and that is what is going to make your answers original. Okay, so even for static subjects, first of all, the depth of every candidate's knowledge is always going to be different. So there is not going to be a case where a broad range of candidates are going to know exactly the same things, exactly with the same amount of memory about all the topics. There is going to be a difference in content and always going to be a difference in approach also. So you don't need to worry about your answers being generic in the case of static answers. It is not possible. Secondly, the extra effort that you write, the skills that you develop, that is also going to shine through in the quality of your answers. So it is going to be a long process. It is going to be a tedious process, but it is possible to improve the quality of your answers. Qualitatively, your answers can be much better than the mean, the average answer. So that is what you need to aspire towards. ठीक है, वो possible है. Thank you. MMP is useful फॉर दोज पीपल जिनका प्री के लिए एक बार प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है. तो कंप्लीट बिगनर्स के लिए नहीं, लेकिन दोज हु आर अनइनिशिएटेड फॉर मेंस प्रिपरेशन, उनके लिए यूजफुल है. लेकिन थोड़ा फाउंडेशन चाहिए उसके लिए. ठीक है, चलिए. इफ यू गाइज हैव एनी फर्दर डाउट्स ना, यू कैन कॉन्टैक्ट द लेवल अप ऑफिस, एंड आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो रिजॉल्व करवा सकते हैं. वर्ड लिमिट फॉर द इंट्रोडक्शन, रूल ऑफ थंब है
कि 10% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट। तो यानी कि मान लीजिए 200 वर्ड्स का आपका आंसर है, तो 20 to 30 वर्ड्स, दैट इज इट, इतना लंबा होना चाहिए। हाँ, कंक्लूजन के लिए भी सिमिलर अप्रोच रहना चाहिए। चलिए देन, थैंक यू।